कहानी की शुरुआत में हमें शेडी साइड का एक शॉपिंग मॉल देखने को मिलता है जिसके अंदर एक लड़की अपनी आखिरी शिफ्टिंग पूरी कर रही थी, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हर साल एक ऐसा किलर पैदा होता जिसे रोक पाना किसी के बस में भी नहीं था। और ये लड़की भी उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को पास आने का कहती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस मॉल में क्या होने वाला है। और रायन उसी वक्त पहुंचते ही जूली को भी पीछे से आने के बाद डरा देता है, जो नहीं चाहता था कि मैं अकेले आज की रात गुजारूं। लेकिन जूली भी रुकने वाली नहीं थी, जो आखिर में अपनी शॉप को क्लोज करने के बाद जो ही बाहर जाने लगती है तो पीछे से किसी की आवाज सुनकर इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं जानते थे कि रात के इस टाइम यहाँ पर कौन है। लेकिन वो इतना जानते थे कि ये सब कुछ करने वाला रायन के सिवा कोई और नहीं, जिसका ये गैस भी गलत जाता है। तभी पीछे से एक मास्क वाला आदमी आते ही जूली पर बहुत बुरी तरह हमला कर देता है, जिससे वो बचने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो पावर में जूली से बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से आखिर में जूली पर हमला करते ही चाकू के साथ बहुत बुरी तरह मार देता है। और इस सब में जूली को भी जान से जाना पड़ता है, जिसने कुछ टाइम पहले ही पुलिस को भी इस सब के बारे में बता दिया था, जिसकी जान बचाने के लिए ऑफिसर आता ही इसी के अपने बॉयफ्रेंड को मार देता है, जो नहीं जानते थे कि रायन को इतनी जल्दी क्या हुआ। जिसके बाद हमें भी शेडी साइड के बारे में कुछ अजीब जानकारी मिलती है, जहाँ पर लोगों ने एक मासूम लड़की को विच समझ कर पेड़ के साथ फांसी दे दी, लेकिन वो एक विच बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज तक सारा फायर नाम की लड़की इस इलाके में हर साल एक ऐसे आदमी को अपने कर्ज का शिकार बनाते, जो इस शहर में मौजूद सभी लोगों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से चारों तरफ खामोशी और डर बना रहता था। जिस सब का डीना नाम की लड़की पर बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो पहले से अपने दोस्त के इलाके को छोड़कर जाने की वजह से बहुत परेशानी में थी। जहाँ पर हमें भी इसका भाई जोश देखने को मिलता है, जो बीच पर जानकारी करने में बहुत ही माहिर था और उसे हर किलिंग सीन के बारे में जानकारी निकालने के लिए बहुत मजा आता था। लेकिन उसके इस काम की वजह से डीना बहुत ही गुस्से में थे, जो जानते थे कि ये विचेस कुछ भी नहीं होते, जिस सब पर जोश को पूरी तरह यकीन था कि ये विच वाली कहानी बिल्कुल ही सच है। जिसके बारे में बात करते दोनों एक साथ स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां पर डीना के अपने भी दो ही फ्रेंड्स है, जिसमें कैट नाम की एक लड़की, जो खुद भी जानते थे कि शेडी साइड शॉपिंग मॉल में मरने वाली लड़की को उसी विच के आदमी ने ही मारा है। जो बात डीना को बस एक मजाक ही लग रही थी, लेकिन दूसरे दोस्त साइमन को भी इस सब पर पूरा यकीन था, जो जानते थे कि ये विच वाली कहानी सच्ची है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे मर्डर हो रहे थे। जिस सब के बारे में बात करते ये भी डीना को अपने साथ एक सेरेमनी में चलने का कहते हैं, जो सनीवेल के एरिया में थी, और ये दोनों इलाके बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच थे, जिसमें जाने के लिए डीना तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन केट के कहने पर मान जाती है और एक साथ ही सभी सनीवेल की तरफ निकल पड़ते हैं, जो एरिया बिल्कुल क्राइम फ्री था। जिसमें पहुंचने के बाद वहां के लोग शेडी साइड वालों के लिए प्रेयर करने लगते हैं, ताकि यहाँ पर भी एक दिन सुकून पैदा हो जाए। जिसके साथ साथ डीना को भी वहीं पर अपनी दोस्त सैम देखने को मिलती है, जो इस टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही हैप्पी थी, जिससे गुस्सा होकर डीना भी सेरेमनी छोड़ते हॉस्टल में पहुंच जाती है, जिससे इस बात का बहुत ही दुख था कि मेरी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन सैम जानते थे कि हम अब भी दोस्त हैं, हालांकि वो अपनी मॉम डैडी के डिवोर्स होने की वजह से शेडी साइड को छोड़कर गई। जिसके बाद डीना भी उसे अपनी दी हुई चीजें वापस करते बाहर की तरफ जाने लगती, और इस सब को बर्दाश्त कर पाना सैम के लिए भी बहुत मुश्किल था, जो दोनों कुछ टाइम पहले एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जहाँ पर अलग से एक और नया मसला भी पैदा हो गया था, क्योंकि सेरेमनी में शेडी साइड और सनीवेल के सभी स्टूडेंट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, और ये लड़ाई चलती भी काफी देर तक है, जिसको खत्म करने के बाद केट भी वापस आते वक्त अपने सभी साथियों को इनसे बदला लेने का कहती है। जिस सब में डीना तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जल्दी अपने पीछे सैम के बॉयफ्रेंड को बोतल मारता देखते गुस्से में आ जाती है, और इनके अपने पास भी एक पानी का बहुत ही बड़ा बॉक्स था, जिसे ये केट के साथ उठाते ही बस मारने ही वाले थे कि बीच में इसके नाक से खून बहने पर बॉक्स फिसलते ही सैम की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। जिस सब में उनकी जान तो बची जाती है, लेकिन हालत कुछ अच्छी नहीं थी, और ऊपर से अब कुछ आगे जाने पर सैम को भी अपने सामने सारा फेयर की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जो बस एक झलक ही थी। लेकिन डीना को इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जो तीनों अपने दोस्त को जिंदा देखकर बहुत ही हैप्पी थे, और उन्होंने पुलिस को भी बस एक ही चीज के बारे में बताया कि ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। जिसके जाने के बाद पीटर डीना से बदला लेने का भी कहता है, और ये दोस्त भी अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। जिस पर सुबह होने के बाद जोश भी जागने के बाद गुस्सा होने लगता है, क्योंकि डीना ने उसे किसी भी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था, और ऊपर से पुलिस वालों को भी रायन की बॉडी मिल चुकी थी, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मॉल के अंदर मार दिया था। लेकिन इस बार डीना को भी अपने घर के सामने वही मास्क मैन देखने को मिलता है, जिसे वो सैम का बॉयफ्रेंड पीटर समझ रही थी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और वो इस बारे में कैट को भी बता देती है कि पीटर हम पर हमला करना चाहता है, जो साइमन के साथ इस टाइम अपने बिजनेस में लगी हुई थी, और ये खुद भी अपने सामने मास्क वाले आदमी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये मेरे छोटे साथियों को साथ कुछ बुरा काम करे, जो मेडिसिन को बनाने में कैट की मदद करते थे। जिस सब के बारे में इन्होंने डीना को भी बता दिया था, जो सभी बस एक साथ मिलने के बाद कुछ टाइम में सैम के हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जिसे एक डॉक्टर सैम का सुनता ही अपने साथ ही उसी रूम में ले जाता है, जबकि बाकी सभी बैठ ठहरे हुए
गए थे और ऊपर से सैम के साथ बात करने पर इन्हें भी मालूम होता है कि मास्क वाला आदमी पीटर नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसने बीच में आने के बाद पीटर को भी उसे मार दिया था। और अब बारी थी सैम की, जिसे मारने के लिए वो बड़ी तेजी के साथ इन्हीं के पीछे लग जाता है और उसने तो बाकी सभी हॉस्पिटल वालों को भी मार दिया था, जिनकी डेड बॉडी देखकर ये सभी भी एक साथ एम्बुलेंस में बैठे पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन पर हमला करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि रैन था, जिनकी बातों पर अफसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि एक डेड मैन कभी भी जिंदा नहीं हो सकता और ऊपर से लोगों को मारना तो बिल्कुल ही अजीब बात थी, जिसकी वजह से डीना भी खुद की हिफाजत करने के लिए बाहर जाने से पहले अफसर पर हमला करते गन चुरा लेती है, जिनकी दूसरी साइड पर अब सैमन के ऊपर भी एक और लड़की ने हमला कर दिया था जो खुद भी उसी विच के कब्जे में थी और उसने तो सैमन को भी वो जख्मी कर दिया था, जिसे आखिर में बस मारने ही वाली थी कि बीच में डीना उसे गन के साथ शूट करते मार दे दिया है। और ये सभी भी इस सब के बाद अपने घरों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस लड़की पर गन का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, जिसके बाद जोश इस बात को पूरी तरह वाज़ेह कर देता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी ही विच का है, जो हर साल लोगों को अपने काबू में करते दूसरों को मरवाती थी ताकि अपनी जान का बदला ले सके। और जोश के पास इन सभी बातों का सबूत भी मौजूद था, जिस पर कैट और सैमन तो उसी वक्त ही यकीन कर लेते हैं। हालांकि सैम को भी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि अब ये खुद ही उसी विच का शिकार थी, जिसकी वजह से दोबारा अपने एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सैम ने पहले भी वहीं पर विच को देखा था। जिसके बाद इस बार तो इन्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिसमें सारा फेयर के बॉडी पार्ट जो चेन के साथ बंधे हुए थे। ऊपर से इस बार भी एक और आदमी ने इन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सैम के दोबारा विच को देखने पर एक साथ गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, जिन्हें यकीन हो गया था कि ये विच हमारे नहीं बल्कि सैम के पीछे है। जिन सभी चीजों पर अफसर भी बहुत गौर से रिसर्च कर रहा था, जहाँ पर उन्होंने खुद भी स्कूल में वापस आने के बाद अपने कपड़े चेंज कर दिए थे ताकि कपड़ों पर लगे ब्लड से मसला ना हो। और ऊपर से एक साथ सभी किलर को पकड़ने का ट्रैप बनाने में लग जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सैम के खून वाले पानी को फ्लोर पर मारने के साथ साथ अंदर फ्यूल का भी सेटअप कर दिया था। जिनके ये सब कुछ करते हैं सभी किलर एक साथ सैम के पीछे उसी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बस उसका एक पुतला था, जिसके बाद इन्होंने भी सभी को आग में जलाकर मार दिया, जिसका जरा भी असर नहीं होता क्योंकि वो फिर भी जिंदा हो रहे थे। जिनसे भागने के बाद अब ये भी सैम को मारने के लिए राजी हो गए थे कि हमें बस इसी को ही किलर के हवाले करना होगा। और सैम खुद भी इस बात के लिए मान जाती है कि मेरी वजह से किसी और की जान ना जाए। जिसके बाद डीना को रोकते ही सभी सैम को किलर के पास छोड़ देते हैं, जो बस उसी की तरफ बढ़ ही रहा था कि बीच में जोश ने सैम को बचाने का एक और रास्ता ढूंढ लिया था, जिसके इस्तेमाल से पहले भी एक लड़की बच चुकी थी। लेकिन अब सी बर्मन का फोन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, जो इस काम को वो उस लड़की के सिवा ही पूरा करने लग जाते हैं, जिसमें इन्हें कैट की मेडिसिन की जरूरत थी। और ये काम भी ऐसा था कि सैम को मरकर वापस आना होगा, जिसमें वो कुछ डोज का इस्तेमाल करते बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन आखिर में सैम को कुछ इंजेक्शन की जरूरत होगी, जिनकी इस प्लानिंग के बाद सभी किलर को रोकने में लग जाते हैं। और डीना ने भी सैम को मेडिसिन खिला दी थी, जिससे उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। जबकि दूसरी तरफ किलर ने भी कैट पर हमला करने की वजह से पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मार दिया था और छोड़ता सैमन को भी नहीं, जिसे मारने के बाद की बारी थी जोश की। और ये उसे बस मारने ही वाले थे कि बीच में डीना सैम को पानी के अंदर डालते ही मारकर सांसें रोक लेती है और इसी के साथ सभी किलर भी गायब हो जाते हैं। और इन्होंने भी इंजेक्शन लगाने के बाद सैम को दोबारा जिंदा कर दिया था, जिसकी खबर ये पुलिस को भी नहीं देते क्योंकि उन्होंने पहले भी इस सब पर यकीन नहीं किया था। और अब विच से बचने वाली लड़की सी बर्मन का फोन आते डीना और भी ज्यादा डर जाती है, जो इन्हें बता देती है कि अब ये खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। जिसके फौरन बाद सैम ने भी विच के कंट्रोल में आकर वहीं डीना पर हमला कर दिया था, लेकिन ये भी उसे किसी तरह करते रस्सी से बांधकर सी बर्मन के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसकी सिस्टर को भी ट्रिप के एक हफ्ते में विच ने मार दिया था। कहानी की शुरुआत में हमें डीना और जोश के पास्ट की कहानी बताई जाती है, जहां पर दोनों के दोस्तों को शैतानी चुड़ैल ने बहुत ही बुरी तरह मार दिया था और वो इनके साथ नहीं बल्कि शेडी साइड में मौजूद सभी लोगों के साथ हर साल इस तरह का काम करते, जिन्होंने उसे एक विच समझकर फांसी दे दी थी। और ये भी अब सभी लोगों को मारकर उस बात का बदला ले रही थी, जिसके बारे में इन दोनों को पहले तो बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जल्दी हर चीज के बारे में जानते हैं। सी बर्मन के पास जाने का सोचते हैं, जो इस वक्त अपने घर में मौजूद न्यूज सुनते ही बड़ी चालाकी के साथ अलार्म बजते हैं, सभी डोर लॉक करने में लग जाती है ताकि उस चुड़ैल से बचकर अपनी जान बचा सके, क्योंकि ये एक ऐसी अकेली लड़की थी जो चुड़ैल के कब्जा आने के बावजूद भी अब तक जिंदा हालत में थी। और सी बर्मन खुद भी इसी वजह से रात होने से पहले सभी डोर लॉक कर दी ताकि चुड़ैल चाहकर भी इसका शिकार न कर सके। लेकिन बीच में एक विंडो लॉक करने में उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो डीना के लिए बहुत ही फायदेमंद थी, क्योंकि वो अब इसी के अपने घर में ही पहुंच चुकी थी ताकि सैम की जान बचा सके, जिसे विच ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और आखिरकार ये खुद भी रूम में एंटर होने ही वाली थी कि बीच में सी बर्मन आते बड़ी तेजी के साथ उस पर हमला कर देती है, लेकिन मारने से पहले मालूम हो गया था कि ये भी एक लड़की है, जिसके बारे में सुनते ही वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डीना अब उससे
अपने दोस्त की जान बचाने का कह रही थी, जो करने के लिए बर्मन तो बिल्कुल भी नहीं मानते, जिसे पता था कि ये वही लड़की है जिसने मुझे कॉल करने की भी बहुत कोशिश की। ऊपर से इन दोनों के सैम को साथ ले आने पर और भी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से मेरी जान भी खतरे में जाए। जिसके बाद डीना भी इसी बर्मन को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, वरना हम इस सब में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। जिसको रोता देखने के बाद बर्मन खुद भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन सैम को दूर रहने का कहती है, जिसकी वजह से डीना जोश के साथ उसे एक रूम में लॉक करते बर्मन के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद शुरुआत होती है खुद बर्मन की अपनी लाइफ की, जो इन्हें अपने सामने एक बुक दिखाते ही उसी के ऊपर कहानी बताने लगती है, जिसमें उसकी अपनी बहन के साथ बहुत सारी पिक्चर भी मौजूद थी, जिसे बीच ने एक ही हफ्ते में मार दिया था। और इसी के साथ हमें भी फॉस्ट में जाते हैं बर्मन देखने को मिलती है, जिससे कुछ लड़कियां एक बीच समय का तंग कर रही थीं। जिसके बाद भागते भागते आखिर में एक लड़की तो उसे मारकर बहुत बुरी तरह जख्मी भी कर देती है, जिसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है, क्योंकि अब तो इन्होंने बर्मन को बांध भी उसी पेड़ के साथ दिया था जहाँ पर सारा पियर नाम की चुड़ैल दफन थी। और उसी वक्त बातों के दौरान बर्मन एक लड़की को थप्पड़ मारने पर और भी मुश्किल में फंस जाती है, जो पूरी तरह से एक साइको थी। और इस बात को बदल लेने के लिए वो बर्मन के हाथ को भी लाइटर के साथ बहुत बुरी तरह जलाना शुरू कर देती है, जिससे बीच में इनकी टीम के दो सीनियर देखते ही रोक लेते हैं। हालांकि इस समय गलती थी भी उन्हीं लड़कियों की, लेकिन साथ ही साथ वो बर्मन को भी वार्निंग दे देते हैं, जिससे उसे गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन निक के रोकने पर खामोश हो जाती है। और कार्ट खुद भी इन लड़कियों से बहुत परेशान हो गया था, जिसके बाद निक भी बर्मन को खामोश रहने का कहता है कि एक ट्रिप में इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन बर्मन पर किसी भी बात का असर नहीं होता, जहाँ पर सभी के सभी शेडी साइड और सनीवेयर स्टूडेंट एक साथ एंजॉय करने में मसरूफ थे और सभी एक साथ लग भी बहुत खुश ही रहे थे, जिन्हें एक लड़की रात टाइम की गेम के लिए तैयार कर रही थी, जो दोनों स्कूल के बच्चों के दरमियान होगी। जिस सब की खबर बर्मन की बहन गिजी को भी नहीं थी कि सनीवेयर की लड़कियों ने मेरी बहन को बहुत बुरी तरह तंग किया, जो कैब में मुझे बात साफ करने में लगी हुई थी, जिसके साथ उसका अपना बॉयफ्रेंड भी शामिल था। लेकिन वो दोनों इस काम को करने से बहुत ही तंग आ गए थे, जिसकी वजह से सभी बात को खराब देखते ही गिजी तो उसी वक्त ही बाहर निकल आती है, क्योंकि वो इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद अपनी दोस्त जूली को भी इस सब के बारे में बता देती है, लेकिन वो पहले से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे में मसरूफ थे, जो बात गिजी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी बात तो कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। और जूली भी लड़के के साथ मजे करने के चक्कर में गिजी की बातों पर तवज्जो नहीं देते, जिसके बाद इससे भी बाहर ही निकलना था, जहाँ पर कर्ट के मुंह से बर्मन का सुनते हुए भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बर्मन की अगली बार लड़ाई होने पर कैंप से ही बाहर निकाल देगा, जो इस टाइम नॉर्थलैंड के पास पहुंच चुकी थी, जिसे अंदर जाने पर पहले तो कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन जल्दी एक बुक में कुछ रिचुअल की चीजें देखकर नर्स भी उसी के पास पहुंच जाती है, जिससे बैंडे के दौरान बर्मन भी उनकी बेटी के बारे में बातें करना शुरू कर देती है, जिसे विच ने अपने कंट्रोल में करके बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। और नर्स भी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से बर्मन की बैंडेज बड़ी तेजी के साथ टाइट करने में लग जाती है, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि रूबी पहले एक मासूम लड़की थी, जहाँ पर बीच में गिजी आते बर्मन को हर चीज के बारे में बताने लगती है कि दोबारा किसी के साथ लड़ाई बिल्कुल भी मत करना, वरना हमें कैंप से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसका बर्मन पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और इसी वजह से वो शेडी साइड खेलने पर भी मना कर देते हैं। बात में आने के बाद गिजी टॉमी को भी बता देते कि मेरी बहन मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, जिसे इस टाइम एक रूम में जाने के बाद किसी की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हालांकि देखने पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आगे आते टॉमी ने सभी टेबल भी साफ कर दी थी। लेकिन जल्दी हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि नर्स लैंड टॉमी के सामने आते ही उसे आज की रात तक मर जाने का कहती है कि तुम शाम तक जिंदा नहीं रहोगे, जो बात लग तो उसे भी अजीब रही थी, लेकिन उसे नर्स बिना सोचे समझे टॉमी पर भी हमला कर देती है, जैसे वो टॉमी को मारना ही चाहती हो, जिसने अपनी जान तो नर्स से बचा ही ली थी। लेकिन पुलिस को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि नर्स ने टॉमी के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी बिल्कुल नहीं थी, जिस बात से गिजी की वजह उसकी बहन बर्मन बहुत ही परेशान थी। और बाकी सब लड़कियां भी इस सब के बाद बर्मन को और तंग करने लग जाती हैं। ये बात निक को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जानता था कि बर्मन एक ऐसी लड़की नहीं है, जिसे बीच में पुलिस अफसर भी ये कहकर चला जाता कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे पुलिस अफसर बनोगे। और ये सभी दोस्त भी खाने की टेबल पर बैठकर इस सब के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ एक विच की वजह से हुआ है, जिस बात पर टॉमी को भी पूरी तरह यकीन था। लेकिन गिवी को ये सभी बातें एक मजाक लग रही थी, और वो बीच में सभी बच्चों को मुकाबले के बारे में बातें करता देखते ही चेयर से उठकर बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर एक लड़की तो कार्ड के ऊपर भी बहुत बुरी तरह लटू थी, जिसकी वजह से बर्मन और गिजी की अंदर ही आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि गिजी अब नर्स लैंड का टॉमी पर हमला ड्रग्स लेने की वजह से सोच रही थी, लेकिन बर्मन को पूरा यकीन था कि ये विच का काम है। और इसी बीच बर्मन की बातों को सुनकर गिजी बहुत दुखी
भी हो जाती है जैसे वो उसकी लगती ही कुछ ना हो। दिन की सुबह होते पार्टी और गेम भी शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी शेडी साइड और सनीवेल स्ट्रू एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और उन्हीं में से टॉम भी बस अपनी टीम को फ्लैग देकर बताने ही वाला था कि बीच में उस पर भी विच का असर होने लगता है, जिसके बाद में बच्चे तो पूरी तरह से अनजान थे और ये चुड़ैल मारते भी शेडी साइड वाले ही लोगों को थे। जिसके बाद गिजी ने भी इस बात को साबित कर दिया था कि नर्स लैन ने टॉमी पर नशे की हालत में हमला किया था और ऊपर से टॉमी की अपनी हालत भी आहिस्ता से खराब होती जा रही थी, जिनके बीच जूली आते और भी हैरान हो जाते क्योंकि वो नहीं जानते थे कि नर्स भी इस तरह का काम कर सकती है। लेकिन बीच के ऊपर एक लिखी हुई बुक को देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि सारा पेड़ चुड़ैल को बस एक ही हालत में काबू कर सकते हैं कि अगर उसकी बॉडी के साथ कटा हुआ हाथ मिला दें, जो इन सभी को बस एक मजाक ही लग रहा था। और इस काम से मजे लेने के लिए जूली भी बुक के पीछे वाले मैप को फॉलो करने में लग जाती है जो इन्हें ले भी बिल्कुल अनजान गुफा के अंदर जाता है, जिसकी खबर निकोल बर्मन को बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरी बहन इस वक्त किस बड़े खतरे में जा रही है। जो सभी आगे जाने के बाद सामने कुछ ग्रेव देखते ही मैप की मदद से उसी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान होने के साथ साथ डरावनी भी बहुत ज्यादा ही थी, जिसके अंदर कैंडल से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अभी ही बुझी हूँ। लेकिन ये सभी भी अंदर मजा लेने पर लगे हुए थे। जिसके बाद आखिर में 5 भी उसी जगह के अंदर जाते हैं जहाँ पर जमीन के नीचे रिचुअल की जगह बनी हुई तो ऊपर से उसी की सभी लाइन भी खून से तर थी, जिन्हें देखकर अब ये दोनों और भी ज्यादा डरने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें अब दीवार के ऊपर शेडी साइड में इन्फेक्टेड लोगों के नाम के साथ साथ टॉमी का नाम भी लिखा नजर आ गया था, जो उससे सामने आते ही इन लड़कियों के एक साथी को तो बहुत ही बुरी तरह एक्स के साथ मार देता है। जिस बात की लड़कियों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि अचानक टॉमी के साथ क्या हुआ, जबकि दूसरी तरफ बर्मन ने भी निक के साथ मिलकर खुद को तंग करने वाली लड़की को बात में ना करते ऊपर का अप्रोच छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी डर के मारे बहुत बुरी तरह चीखने लग जाती है। और जूली भी जान चुकी थी कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सभी सारा फेयर चुड़ैल कर रही है, जिसकी बातों पर गिजी को अब तक भी यकीन नहीं आ रहा था और इसीलिए दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, जिसमें गिजी अकेले आगे जाने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि हर बार की तरह वो इस बार भी दोबारा से जूली के सामने पहुंच चुके थे क्योंकि बुक में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि चुड़ैल से कोई भी बच नहीं सकता और ऊपर से इन्हें बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जिस बात को स्कूल के कुछ बच्चे बस एक मजाक ही समझ रहे थे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से एक बच्चे के बाहर हालात देखने पर जाते पीछे टॉमी भी वहीं पर पहुंचकर सभी बच्चों को एक साथ मार देता है, जिसके बारे में निक को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। जो जूली के साथ खुद भी एक रूम में बस बातें ही कर रहा था कि बीच में टॉमी वहां पर भी पहुंच जाता है। जैसा कि आपको मालूम था कि ये सभी किलर बस शेडी साइड वाले लोगों को ही मारने में लगे हुए थे, जिसने ऊपर से बर्मन पर हमला भी कर दिया था। लेकिन बीच में निक के आने पर उसकी जान तो बाजी जाती है लेकिन ये खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, जबकि दूसरी तरफ गिजी और जूली की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, जो इसी गुफा से बाहर निकलने के चक्कर में एक ऐसे रूम के अंदर पहुंच जाती हैं जहां पर विच के कंट्रोल में बनने वाले लोगों की डेड बॉडीज मौजूद थी लेकिन अभी तक भी उनके हार्ट जिंदा हालत में थे, जिसमें एक को छूते जूली को भी उन्हीं के किए हुए मर्डर दिखने लग जाते हैं। जिसके बाद तो बस थी भी मौत क्योंकि अब जूली फेस टू फेस उन्हीं लाशों को देख रही थी, जिसकी खबर निक के भाई को अब तक भी नहीं थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब तक भी बस मजे ही ले रहा था। लेकिन कल्ट के जाने के बाद टॉमी छोड़ता उसे भी नहीं क्योंकि वो लड़की जो ही अपने रूम से बाहर देखती है तो पीछे किलर ने उसे भी आकर मार दिया था, जिनकी दूसरी साइड पर डेड बॉडी से डरकर भागते जूली का पाँव भी टूट गया था और किसी के पास भी उसे सहारा देने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसके पाँव पर उसने बैंडेज तो कर ही दी थी लेकिन जूली के लिए चल पाना बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से गिजी अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देती है कि किस तरह उनके फादर ने दोनों बहनों को छोड़ दिया, जिसके बाद अपने बात में मौजूद वेस्ट मटेरियल देखते ही जान जाते कि हम बहुत ही करीब हैं, जबकि निक ने भी बाहर मौजूद सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लिया था ताकि उनकी जान बच जाए। और ऊपर से बर्मन की भी बात में लाक की हुई लड़की के साथ फाइट हो जाती है, जिसे वो आखिर में बेहोश करने के बाद जाना ही वाली थी कि बीच में बात की विंडो से नीचे देखने पर इसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि नीचे गिजी और जूली थी, जबकि निक ने भी अपने भाई से बच्चों को लाइफ बचाने के लिए गाड़ी के साथ कैंप से बाहर जाने का कह दिया था और बर्मन अपनी बहन को बचाने के लिए नीचे रस्सी डाल देता है, जिसमें सबसे पहले जूली ऊपर आ ही रही थी कि बीच में टॉमी ने आते ही बर्मन के साथी को भी मार दिया था और इसी के साथ ये खुद भी दोबारा नीचे गिर जाती है। हालांकि अब लाइफ खतरे में थी बर्मन की, जिसके बाहर जाने से पहले कल्ट भी सभी बच्चों को साथ लेकर बाहर की तरफ निकल गया था ताकि उनकी जान बच जाए। जूली भी मैप की मदद से गिजी को बाहर जाने का रास्ता बता देती है, जिस पर अमल करते ही खुद भी वहीं पर पहुंच जाती है, लेकिन वो ऊपर से एक जाली के साथ बंद था, जिसे वो देखते अपनी टांगों के साथ तोड़ने में लग जाते और इसकी बहन ने तो क्लियर को भी चाकू के साथ मार दिया था, लेकिन वो भी पावर में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बस बर्मन को मारना ही वाला था कि बीच में गिजी ने भी उस पर हमला कर दिया तो और इसी के साथ दोनों बहनें एक साथ लड़ाई में टॉमी का सर ही उड़ा देती हैं, जिनकी दोस्त जूली भी बाहर निकलकर दोनों को सारा फेर का हाथ दिखा देती है जो उससे नीचे गुफा में मिला था और अब इन्हें भी उसे बॉडी के साथ मिलाकर चुड़ैल को रोकना था, जिसकी वजह से तीनों इस मिशन को
पूरा करने के लिए बस जाने ही वाली थी कि बीच में टॉमी दोबारा से होश में आता है, जिली को भी मार देता है, जिसकी वजह से गिजी तो बहुत ही दुखी थी। लेकिन अब सभी किलर एक एक करते बाहर निकलने में लगे हुए थे, जिनमें नर्स की बेटी रूबी भी शामिल थी और ये दोनों भी उनसे भागकर सारा फेयर की ग्रेव को खोदने में लग जाती हैं, जिसे खोदने के बाद इन्हें भी बस वहीं पर एक पेपर लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था कि चुड़ैल कभी भी नहीं मरती। और इस सीन के बाद किलर भी इन दोनों को वहीं पर बहुत बुरी तरह मार देते हैं। जहां पर कुछ टाइम के बाद वापस आता निक ने बर्मन को तो बचा ही लिया था, लेकिन गिजी की तब तक डेथ हो चुकी थी और ऊपर से बर्मन भी मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गई थी और वो इस बारे में सभी को बताने भी लगती है कि ये काम सारा फेयर का है, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता, हालांकि निक खुद भी नहीं करता। और अब तो डीना भी ये सारी कहानी सुनने के बाद बर्मन को मदद करने का कहती है, क्योंकि वो जानते थे कि सारा फेयर की बॉडी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद बर्मन से हाथ के बारे में पूछते ही शेडी साइड के माल में पहुंच जाती है, जो इन्हें अंदर बने एक बगीचे में मिल भी जाता है। जिसके बाद की बारी थी बॉडी की, जहाँ पर पहुंचते डीना अपने भाई को गाड़ी में रोकते हैं, खुद बाहर निकलकर बॉडी के साथ हाथ अटैच कर देती है और इस सब के होते ये खुद भी सारा फेयर के टाइम में पहुंच जाती है, जहाँ पर लोग उसे फांसी दे रहे थे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।